अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 5 ऑन फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले जो मैंने लेक्चर लिए हैं, 4 लेक्चर लिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे वो अवेलेबल है, वो पहले देख लीजिए क्योंकि ये सारे लेक्चर जो हैं ये इंटरकनेक्टेड है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एक तो हमने आर्टिकल 29 और 30 पढ़ा था और हमने पढ़ा था 32। क्लियर? और उसमें हमने क्या देखा था? जब हमने आर्टिकल 29 और 30 पढ़ा था उसमें माइनॉरिटी राइट्स थे, ठीक। और उसमें मैंने कहा था कि आर्टिकल 29 जो है, जल्दी से इसको रिकैप करते हैं। आर्टिकल 29 मैंने कहा था ये कहता है कि हु आर माइनॉरिटीज़, ठीक। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटी का है कंसेप्ट है वो मेंशन नहीं है, ये बात याद रखना। बट आर्टिकल 29 एक जनरल आइडिया हमें देता है। क्लियर? उसके बाद हमने क्या देखा था? आर्टिकल 30 जो बेनिफिट देता है माइनॉरिटीज़ को कि आप जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो आप एडमिनिस्टर कर सकते हो और इस्टेब्लिश कर सकते हो। क्लियर? और मैंने ये भी कहा था कि आर्टिकल 30 जब हमने पढ़ा था उसमें मैंने कहा था ये कि ये जो एडमिनिस्टर, उसमें मैंने एग्जांपल दी थी एक केस की, ठीक है ना, एएमयू केस जो हुआ था उसकी एग्जांपल मैंने दी थी। उसके बाद मैंने आर्टिकल 32 पढ़ाया था रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। उसमें मैंने ये कहा था, एक एग्जांपल दी थी कि आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कवर या टेम्पर्ड वगैरह लगाते हो। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको इन्फोर्स करने के लिए, क्योंकि ये जस्टिसेबल है, इनको इन्फोर्स करने के लिए आर्टिकल 32 है। और आर्टिकल 32 इटसेल्फ एक फंडामेंटल राइट है। उसमें मैंने कहा था आर्टिकल 32 में कि एक तो ये कहता है ये कि अगर किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है वो डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? उसके बाद मैंने ये कहा था अंडर आर्टिकल 32 वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट वो जा सकता है अंडर आर्टिकल 226। और आर्टिकल 32 ये भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को जब ये रेस्टोर करना हो किसी का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हुआ है तो उसको उसके लिए रिट्स इशू करनी है। और वो 5 रिट्स मैंने कही थी जो डिराइव हमने लैटिन वर्ड से किए हैं, उनको मैंने डिफाइन अच्छे से किया था। क्लियर? फिर मैंने ये भी कहा था कि रिट ज्यूरिडिक्शन जो है एक है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को रेस्टोर करने के लिए जब रिट्स इशू की जाती है वो हाई कोर्ट भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। आप हाई कोर्ट के पास भी डायरेक्टली जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट के पास भी। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिडिक्शन होता है वो वाइडर होता है दैन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट लीगल राइट्स के लिए एज वेल एज़ फॉर फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है, लेकिन बाकी राइट्स के लिए नहीं कर सकती जब तक ना हाई कोर्ट में बंदा गया हो। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने कहा था कि वाइडर ज्यूरिडिक्शन होता है हाई कोर्ट का। रिट ज्यूरिडिक्शन जो हाई कोर्ट का होता है वो वाइडर होता है एज़ कम्पेयर टू द सुप्रीम कोर्ट। और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम फिर इसको देख लेते हैं ज्यूरिडिक्शन जो है। क्लियर यहाँ तक? तो आज हम पढ़ेंगे हम आर्टिकल 33, 34 और 35 और हम कुछ MCQs भी करेंगे। बेसिक MCQ जो फंडामेंटल राइट्स पे है वो हम कर लेते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये जो आर्टिकल 33 है, आप पहले वीडियो को पॉज करो, ये जो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर लिखा है इसको एक बार रैंडम रीडिंग कर लो। आई होप आपने पढ़ा होगा। अब आपको क्या समझ आया है? इसका मतलब ये जो आर्टिकल 33 है ये रिलेटेड है आर्मड फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होते हैं, या पुलिस है या इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जो भी यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस है हमारे पास, ये उनके रिलेटेड है। और ये आर्टिकल 33 क्या कहता है? ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है पार्लियामेंट उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इन पर्सनल्स के लिए। मतलब ये जो आर्मड फोर्सेस होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस है या पुलिस फोर्सेस है या इंटेलिजेंस एजेंसीज है, पार्लियामेंट ये कहेगा कि इन ये फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं कर सकते। क्लियर? इसकी वजह ये है क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स की बात हो, पुलिस फोर्स की बात हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात हो, ये किसके लिए होते हैं? ये होते हैं फॉर द सिक्योरिटी एंड डिफेंस पर्पज़।
और जब ये टास्क है इनका, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कभी कभी इनकी जो ये फंडामेंटल राइट जो हमने पढ़े अभी तक, ये वायलेट हो सकते हैं। तो पार्लियामेंट ये कह सकता है ये रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं इनको, मतलब दे फंडामेंटल राइट्स जो है, आर्मेड फोर्स की बात हो, पुलिस फोर्स की बात हो, पैरामिलिट्री फोर्स की बात हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात हो, ये फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं कर सकते। क्लियर। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये सिक्योरिटी और डिफेंस पर्पज़ के लिए होते हैं। कभी ऐसे ऑपरेशंस आते हैं जहाँ पे इनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो सकते हैं अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते करते। क्लियर। और यहाँ पे आर्टिकल 33 ये भी कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर इस पे लॉ नहीं बना सकता रिलेटेड टू आर्टिकल 33। मतलब जो भी इस रिलेटेड लॉ होंगे, क्योंकि अभी तक अगर हमने जो भी लॉ बने हैं इस रिलेटेड, जैसे मिलिट्री एक्ट बना है, नेवी एक्ट बना है, तो वो पार्लियामेंट के थ्रू ही हो सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर इस पे लॉ नहीं बना सकती। क्लियर। मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आर आल्सो इंक्लूड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। जब हम आर्म्ड फोर्स की बात करते हैं और ख़ास तौर पर जब हम आर्टिकल 33 की बात करते हैं, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू दीज। पुलिस फोर्स की बात हो, मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स की बात हो या आर्म्ड फोर्स की बात हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात हो। और इनमें सिर्फ यही नहीं आते हैं, इनमें बाकी चीज़ें भी आती हैं, जैसे कुक होता है इनका, कारपेंटर होता है इनका एट्सट्रा एट्सट्रा। मतलब जो भी इन फोर्सेस में हैं, चाहे उनका कुक हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे टेलर हो, वो सारे इसमें आ जाते हैं। क्लियर। तो आर्टिकल 33 क्या कहता है हमें, ये कहता है ये कि एब्रोगेट या रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स होते हैं या हो सकते हैं किनको, आर्मेड फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्स को, पुलिस फोर्स को या जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज डिफेंस रिलेटेड जो फोर्स है यहाँ पे। वजह क्या है इसकी वजह यही है क्योंकि ड्यूटी परफॉर्म करते करते इनके जो राइट्स है ये वायलेट हो सकते हैं। क्लियर। चलिए, आर्टिकल 34 जो है ये, सॉरी, आर्टिकल 34 रिलेटेड है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है, जहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर करती है एडमिनिस्ट्रेशन को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को। और इसकी वजह क्या होती है जब मार्शल लॉ आता है, इसकी वजह ये होती है कि कभी सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल होती है, तो वहाँ पे जो पावर्स है वो मिलिट्री को दिए जाते हैं। वो रन करते हैं किसी एरिया को जिस एरिया में थ्रेट होता है, जहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल होती है। और जब ये रन करता है, जब ये मिलिट्री उस एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्शल लॉ एग्जिस्टेंस में है या एक्सरसाइज में है। और इस मार्शल लॉ के पीरियड के दौरान क्या होगा कि रिस्ट्रिक्शन होगी फंडामेंटल राइट्स पे। क्लियर। तो आर्टिकल 34 ये कहता है कि देयर वुड बी रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स जब ये मार्शल लॉ फोर्स में होगा। मतलब फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट होंगे। जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, फॉर इंस्टेंस अगर हमारे एरिया में मार्शल लॉ हो गया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई और मिलिट्री ने टेक ओवर किया किसको, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को। और अब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में है कुछ टाइम के लिए, जब तक कंडीशंस और सर्कमस्टेंसेस जब तक नॉर्मलाइज ना हो जाए, तब तक इस पीरियड के दौरान अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो ये आर्टिकल 34 में मेंशन है कि ड्यूरिंग मार्शल लॉ फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और इस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के दौरान क्या होगा कि डिफरेंट किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे। क्लियर। जो भी मैंने पढ़ा है अभी तक, जो भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। और ये जो है मार्शल लॉ, ये डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये भी याद रखना। ठीक। और कंसेप्ट ऑफ मार्शल लॉ हमने डिराइव कहाँ से किया, ये हमने किया ब्रिटेन से डिराइव किया है। क्योंकि जब बारोड फीचर्स हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि डिफरेंट बारोड फीचर्स हमने डिफरेंट कंट्री से लाए। और ये जो कंसेप्ट ऑफ मार्शल लॉ है ये हमने ब्रिटेन से किया है बारो, ये हमने वहाँ से इंस्पायर होकर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया है। इट रेफर्स टू सिचुएशन जहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको कौन रन करता है, मिलिट्री अथॉरिटी जो होती है। क्लियर। यहाँ पे मैंने मार्शल लॉ की शॉर्ट डेफिनेशन बोली है ताकि जब आपको ये नोट मिले उस टाइम आपको ईजिली हो जाए इन चीज़ों को समझने में। मार्शल लॉ एक टेम्परेरी इम्पोजिशन होता है डायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोल का,
ऑन नॉर्मल सिविल फंक्शंस। ये सस्पेंशन ऑफ सिविल लॉ होता है, जो गवर्नमेंट का सिविल लॉ होता है उसका सस्पेंशन होता है। और वहाँ पे ये एक टेम्परेरी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है। एक तो ये टेम्परेरी होता है क्योंकि मार्शल लॉ उधर ही आएगा जहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो फेल हो गई हो, ठीक। और ये टेम्परेरी इमरजेंसी जैसी होती है कि इमरजेंसी फॉर ए टेम्परेरी पीरियड। और इस दौरान क्या होगा, जब ये मार्शल लॉ होगा, जब ये टेम्परेरी इमरजेंसी होगी, इस दौरान क्या होगा, आपके फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड होंगे, ठीक। वो उनकी वायलेशन अगर होगी तो उस टाइम आप आवाज़ नहीं उठा सकते इस पीरियड के दौरान। क्लियर। उसके बाद है दो कंसेप्ट से मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, एक कंसेप्ट है, हमने मार्शल लॉ पढ़ा, ये कब होता है, जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल होती है। यहाँ पे क्या होता है, मिलिट्री अथॉरिटीज़ जो है ये टेक ओवर करते हैं किसको, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को। और ये पावर इनको कौन देता है, दैट इज आर्टिकल 34, ठीक। और आर्टिकल 34 क्या कहता है, आर्टिकल 34 का सब्जेक्ट मैटर ये है कि फंडामेंटल राइट्स इस पीरियड के दौरान आपके सस्पेंड होंगे। क्लियर। एक चीज़ ये, और ये टेम्परेरी इमरजेंसी प्रोविजन जैसे होता है, जब सर्कमस्टांसेस ये डिमांड करें कि अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई, अब मिलिट्री ही इसको कुछ कर सकती है। क्लियर। लेकिन हमारे पास एक और कंसेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज कंसेप्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जैसे आर्टिकल 352 है, उसमें मेंशन है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, क्योंकि ये हमें अलग से पढ़ना है। अब यहाँ पे कंसेप्ट आया है मार्शल लॉ को, अब मुझे डिफरेंस बतानी पड़ेगी, इसलिए आपको यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी थोड़ी समझनी पड़ेगी। रेस्ट हमें पूरी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ेंगे। नेशनल इमरजेंसी क्या होती है दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी होती है जब इंडिया को लगेगा, पार्लियामेंट को लगेगा कि वार की सिचुएशन हो गई, वार होने वाला है या एक्सटर्नल थ्रेट है इंडिया को, उस टाइम इमरजेंसी लगाई जाएगी। और इस इमरजेंसी पीरियड के दौरान जो है सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसीज होती है, मतलब कि पूरा कंट्रोल सेंटर के हाथ में आता है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट को डायरेक्शंस दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इस वक्त कंट्री खतरे में होती है, इसलिए यहाँ पे टाइट पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगानी पड़ती है। क्लियर। और ये कब होती है ये नेशनल इमरजेंसी, ये अंडर आर्टिकल 352 में होती है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ाऊँगा। उसमें हम प्रेसिडेंट रूल पढ़ेंगे, उसमें हम फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप यहाँ पे याद रखो, ये नेशनल इमरजेंसी कंसेप्ट एक है अंडर आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगेगा कि देयर इज़ ए थ्रेट ऑफ वार, चाहे नेबरिंग कंट्रीज़ की तरफ से या किसी और कंट्री की तरफ से, या यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेट है कुछ जिससे पूरी इंडिया को ख़तरा है, इसलिए हमें इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। और जब इन कंडीशंस पे इमरजेंसी लगाई जाती है, इसके एक दो रीज़न्स होते हैं। एक रीज़न इसका इंटरनल डिस्टर्बेंस भी होता है, वो हम वहाँ पे देखेंगे। फ़िलहाल आप याद रखो कि वार या एक्सटर्नल एग्रेशन जब होगा या इंटरनल डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी इमरजेंसी नाफिज करने के लिए। तो उस इमरजेंसी और ये जो टेम्परेरी इमरजेंसी, ये मार्शल लॉ जिसको हम बोलते हैं, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट सा एक टेबल बनाया है, टेबल फॉर्मेट में, ताकि आपको चीज़ें समझ आए। देखिए मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ इफेक्ट करता है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को। जिस एरिया में मार्शल लॉ लगाया गया उस एरिया में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गई, आप वो इंजॉय नहीं कर सकते। क्लियर। और नेशनल इमरजेंसी क्या है, ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही इफ़ेक्ट नहीं करती, यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट्स इफ़ेक्ट होते हैं, सस्पेंड होते हैं। ये सेंटर स्टेट रिलेशन जो होती है, स्टेट्स और सेंटर के बीच में जो रिलेशन होती है, चाहे पैसों का लेन देन हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू हो या पावर्स हो, लेजिस्लेटिव पावर्स हो, वो सारे डिस्टर्ब होते हैं। और पार्लियामेंट का जो टेन्योर होता है 5 ईयर्स, जो हम देखते हैं लोकसभा का टेन्योर होता है 5 ईयर्स, वो एक्सटेंड भी हो सकता है, ठीक। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इट इफेक्ट्स नॉट ओनली द फंडामेंटल राइट्स बट आल्सो सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक। एंड इट मे एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर। ये हम सारे इसके जो फीचर्स हैं ना, ये हम फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आप टेंशन नहीं लेना। क्योंकि यहाँ पे मार्शल लॉ का कंसेप्ट आया था, इसलिए मुझे नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे बतानी पड़ी,
क्योंकि अब अगर मैं नेशनल इमरजेंसी जब मैं पढ़ा तो उस टाइम मार्शल लॉ फिर से लाता, तो ये FR उस टाइम पे आपको फिर पढ़ना था, आप फिर कंफ्यूज हो जाते। इसलिए आप यहाँ पे याद रखो कि मार्शल लॉ इफेक्ट करता है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को। नेशनल इमरजेंसी जो है ये लार्ज स्केल की इमरजेंसी होती है, ये एक टेम्परेरी टाइम के लिए नहीं होती है जितने टेम्परेरी टाइम के लिए मार्शल लॉ होता है। हालांकि ये भी एक टाइम के लिए होती है, मगर ये एक लार्ज स्केल पे होती है और इसके लिए एक बड़ा सा काज होता है। इसके लिए पूरा देश खतरे में होता है, पूरी कंट्री खतरे में होती है, और मार्शल लॉ में कोई एक एरिया खतरे में हो सकता है। तो इसलिए नेशनल इमरजेंसी एक वाइडर कंसेप्ट है, इसलिए ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये बाकी जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है या लेन देन होता है पैसों का, रेवेन्यू का, टैक्स का, या लेजिस्लेटिव या लॉ मेकिंग का की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होते हैं, ठीक, तो वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। क्योंकि ये होती है अनफॉर्सिन सर्कमस्टेंसेस, जो डिस्टर्बड सर्कमस्टेंसेस होती है, इसमें चीज़ें नॉर्मल तरीके से नहीं चलती। नेशनल इमरजेंसी इट्स ए पीरियड ऑफ ए डिस्टर्बेंस, तो इसमें नॉर्मल चीज़ें जो है वो कहाँ नॉर्मलाइज होंगी, इसमें चीज़ें डिस्टर्बड वे में चलती है और पूरा कंट्रोल पार्लियामेंट के हाथ में आता है। और उस टाइम पार्लियामेंट की जो टेन्योर होती है लोकसभा की, दैट इज़ 5 ईयर्स, वो एक्सटेंड भी हो सकती है, 6 साल भी। उसके बाद है मार्शल लॉ, जो दूसरा कंसेप्ट है, दैट इज इट सस्पेंड्स द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉज। सॉरी, ये जो मार्शल लॉ जब एक्सरसाइज में होगा उस टाइम पे क्या होगा, ये सस्पेंड करते हैं गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ, ठीक। मगर नेशनल इमरजेंसी के टाइम गवर्नमेंट कंटिन्यू में रहती है और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट जो है वो भी कंटिन्यूटी में रहते हैं। इसका मतलब मार्शल लॉ का ये कंसेप्ट है, ओब्वियसली जब मार्शल यानी जब मिलिट्री अथॉरिटी के हाथ में ये अथोराइजेशन आई कि आपको ये एरिया रन करना है क्योंकि यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल होगी, तो उस वक्त तो ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स या गवर्नमेंट वो तो सस्पेंड होगी, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स जो होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, वो भी कंटिन्यूटी में चलते हैं। बट यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी में ये चीज़ है, डायरेक्शंस गवर्नमेंट को फॉलो करने हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, या कोर्ट्स होते हैं, क्लियर। उसके बाद है मार्शल लॉ, इट इज़ इम्पोज टू रेस्टोर द ब्रेक डाउन ऑफ लॉ ऑर्डर ड्यू टू एनी रीज़न। जो मैंने पहले ही कहा, अगर कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो जाएगा एट एक्सट्रीम लेवल, उस टाइम पे मार्शल लॉ लगाया जाता है। मगर नेशनल इमरजेंसी तीन ग्राउंड्स पे लगाई जाती है। एक्सटर्नल एग्रेशन, देखिए एक हो गया वार, कि वार का थ्रेट है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, कोई सिक्योरिटी इशू है, नॉन स्टेट एक्टर या स्टेट एक्टर्स से हमारी इंडिया को थ्रेट है, ठीक। और आर्मड रिबिलियन जिसको हम बोलते हैं, इसको इंटरनल इमरजेंसी बोलते थे, इंटरनल डिस्टर्ब, इसको फिर कन्वर्ट किया गया, रिनेम किया गया आर्मड रिबिलियन अगर होगा, क्लियर। ये हम नेशनल इमरजेंसी में पढ़ लेंगे अच्छे से। इट इज़ इम्पोज्ड इन सम स्पेसिफिक एरिया, ये एक पर्टिकुलर एरिया में लगाया जाता है, पूरी कंट्री में ये नहीं लगाया जाता। लेकिन ये जो नेशनल इमरजेंसी ये होल इंडिया में लगाया जा सकता है, पूरी कंट्री में लगाया जाता है। इसका मतलब इसका जो टेरिटोरियल एरिया होता है वो कम होता है और नेशनल इमरजेंसी का ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इंटायर कंट्री में लगाया जाता है। उसके बाद है नेशनल इमरजेंसी, इट हैज़ नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है ही नहीं, ये इम्प्लिसिट है, मतलब इट इज़ नॉट क्लियरली मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन? मार्शल लॉ। ये पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मार्शल लॉ में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो ये है, एक है कि ड्यूरिंग मार्शल लॉ सस्पेंड होते हैं फंडामेंटल राइट्स, और दूसरी बात कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है। मगर नेशनल इमरजेंसी जो है ये स्पेसिफिक है और ये प्रॉपरली मेंशन है अंडर आर्टिकल 352, क्लियर। इट हैज़ ए स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, ये एक्सप्लिसिट है। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी मतलब चाहे फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड जो भी लॉज बनाने होंगे वो सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में है, स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में नहीं है। मतलब आर्टिकल 35 सेज द पार्लियामेंट अलोन ओनली हैज़ द पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड अगर हमें कोई लॉ बनाना है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती, क्लियर। क्यों? देखिए यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। हमारे पास होता है लेजिस्लेचर, ठीक।
लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? इसका काम होता है लॉ बनाना। और ये लेजिस्लेचर कौन होता है? ये होते हैं एमपीज। क्लियर? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक। और फिर हमारे पास एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है, ठीक, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं। ठीक। उनको हम बोलते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ये लेजिस्लेचर ब्रांच जो हमारे इंडिया में है, इनको कौन रिप्रेजेंट करता है? इनको कौन चुनता है? उनको लोग चुनते हैं बाय मीन्स ऑफ इलेक्शन। क्लियर? और ये फिर लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर पार्लियामेंट में जाके लॉज बनाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक, जिन्होंने इन्हें चुना। यहाँ तक क्लियर? क्योंकि जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे ना, उसमें ये डिटेल में मैं समझाऊंगा एमपीज़ क्या होते हैं, लेजिस्लेचर क्या होता है। यहाँ पे आप याद रखो, लेजिस्लेचर हमारे पास एक तो होता है स्टेट लेजिस्लेचर, जिसका ज्यूरिडिक्शन स्टेट होता है और ये स्टेट्स में लॉ बनाता है। दूसरा होता है यूनियन लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट है हमारे पास। ठीक। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड जो भी लॉज बनाने होंगे, इनको इफेक्ट देने के लिए, या फंडामेंटल राइट्स जो भी चेंज करनी हो, लॉज बनाने हो, वो सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में है। मतलब यूनियन लेजिस्लेचर के हाथ में, स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में नहीं है। अब यहाँ पे यही कंसेप्ट है आर्टिकल 35 में कि जो भी लॉज बनाने हो रिलेटेड टू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, उसका पावर सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, यानी यूनियन लेजिस्लेचर के पास है। ये आर्टिकल 35 हमें बताता है। जैसे आर्टिकल 16 में हमने कहा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स पे, लेकिन पार्लियामेंट रेजिडेंस रख सकती है एक क्राइटेरिया। मतलब इस फिक्स्ड, फॉर इंस्टेंस हमने जब आर्टिकल 16 पढ़ा, मैंने वहाँ पे एक्सेप्शन बताए कि नहीं, पार्लियामेंट रेजिडेंस एज ए एक्सेप्शन रख सकता है इसमें कि इस एरिया के लोग, अगर यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म निकले, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इस एरिया में सिर्फ इसी एरिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो रेजिडेंस एज ए क्राइटेरिया फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये पार्लियामेंट के हाथ में। या जो भी लॉज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स बनेंगे, वो किन के हाथ में है? दैट इज़ इन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट, नॉट इन द हैंड ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। और ये आर्टिकल 35 हमें बताता है। या लॉज बनाने हो रिलेटेड टू आर्मड फोर्सेस, जब हमने आर्टिकल 33 पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा? उसमें मैंने ये पढ़ा कि आर्टिकल 33 जो है ये डील करता है किसके साथ? रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू आर्मड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी। तो उस रिलेटेड जो भी लॉज बनाने हो, मिलिट्री एक्ट बनाना हो, नेवी एक्ट बनाना हो, जो अभी है, जो अभी एक्सरसाइज में है एज पर दिस एक्ट, वो बनाए गए हैं। और वो लॉज भी कौन बनाएगा? वो भी पार्लियामेंट में बनाएगा। ठीक है यहाँ तक? चलिए, यहाँ पे ये पॉइंट्स है जो मैंने अभी कहे कि कौन कौन लॉ बना सकते हैं। या अनटचेबिलिटी रिलेटेड, ट्रैफिकिंग रिलेटेड, ठीक, या किसी और फंडामेंटल राइट के रिलेटेड जो भी लॉ बनाना हो, वो आर्टिकल 35 के अंडर बनाए जा सकते हैं और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है। अब हमने क्या देखा था? हमने ये भी देखा था कि वी वर हैविंग 7 फंडामेंटल राइट्स, बट अमेंडमेंट 44 जो हुआ 1978 में, उससे क्या हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो एक फंडामेंटल राइट था, उसको डिलीट किया गया। अब करंट स्टेटस इसका क्या है? क्योंकि ये भी एक टाइम पे फंडामेंटल राइट था, अभी सिर्फ 6 है। जब इसको डिलीट किया गया तो 6 ही रहे, पहले 7 थे। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, इसकी हालत क्या है आज। फंडामेंटल राइट जो हमारे पास था, राइट टू प्रॉपर्टी, ये डिलीट किया गया, रिपील किया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर? अभी ये क्या है? ये लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। और अंडर आर्टिकल 300A इसको रखा गया है। क्लियर? चलिए, अब हम कुछ बेसिक एमसीक्यूज करते हैं। ये बेसिक एमसीक्यूज और रेस्ट जो एमसीक्यूज है वो आपको ऐप पे मिलेंगे, SSS की ऐप पे डिटेल्ड फॉर्मेट में, और ये नोट भी मिलेंगे। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? याद करो, हमने जब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा था, उसमें मैंने 2 चीज़ें कही थी। एक हमने आर्टिकल 23 पढ़ा था और आर्टिकल 24 पढ़ा था कि नहीं? आप उसको याद करो और इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। यहाँ पे ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? ऑप्शन ए, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, फ्रीडम एज टू
payment of taxes for the promotion of any particular religion, protection of the interest of minorities, equality before law. जल्दी से रिकैप करो उन चीज़ों को जो हमने ये आर्टिकल पढ़े हैं, उस आर्टिकल को रिकैप करो, इस आर्टिकल 23 और 24 को, और यहाँ पे देख लो ये ऑप्शंस. देखिए, अगर हम ऑप्शन यहाँ से हम चलते हैं डी से. ऑप्शन डी हम अगर देखेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये किस में आता है? ये आर्टिकल 14 में आता है, राइट टू इक्वलिटी. क्लियर? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 में आता है. उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये आर्टिकल 29 और 30 जो मैंने पढ़ाया था उसमें आता है. फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब कि इंडिया का कोई भी सिटीज़न, उसके पास ये फ्रीडम है कि उसको स्टेट ये नहीं बोल सकती कि आप यहाँ पे इस रिलीजियस से बिलोंग करते हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा. और वहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि एक्सेप्शन ये है कि फ़ी देना पड़ेगा, क्योंकि कभी यात्रा जो होते हैं या जो भी रिलीजियस रिलेटेड एक्टिविटीज़, माइग्रेट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक, सेक्रेट प्लेस में विज़िट करने के लिए, तो वहाँ पे आपको फ़ी देना पड़ेगा कुछ अमाउंट, वो आपकी सर्विस के लिए होता है. उसमें आपको यूटिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, रेजिडेंस प्रोवाइड की जाती है, ठीक, या आपकी ट्रैवलिंग अरेंज की जाती है, बाकी चीज़ें, तो वो आपकी सहूलियत के लिए होता है. लेकिन टैक्सेस हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट की होगी. और ये हमने राइट टू जो हमने रिलीजियस राइट्स पढ़े थे फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28, उसमें मैंने एक आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 27, और ये आर्टिकल 27 में आता है. उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किस में आता है? ये आता है आर्टिकल 23 में, है कि नहीं? और आर्टिकल 23 में क्या, आर्टिकल 23 जो है 23 से लेकर 24 तक आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. और इसमें दो कंसेप्ट्स है, यहाँ पे मैं समझाऊंगा अच्छे से. देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में क्वेश्चन है ना, इनमें से बोलना है करेक्ट क्या है. इसमें दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 एंड 24. आर्टिकल 23 डील किसके साथ करता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर या स्लेवरी, जो है कि आप किसी को फोर्सफुली लेबर नहीं बना सकते या ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते आप ह्यूमन बींग्स की, ठीक, तो वो आर्टिकल 23 में आता है. और 24 में क्या आता है? 24 में आता है कि प्रोहिबिशन जो है करना है, जो बच्चे हैं बिलो 14 ईयर्स, आप उनको किसी हैजार्डस वर्क में एम्प्लॉय नहीं कर सकते, चाइल्ड लेबर हम जिसको कहते हैं, तो वो आर्टिकल 24 है. तो इसका मतलब प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग जो है, ये इसका आंसर है, यही इसका करेक्ट है, आर्टिकल 23. ठीक है यहाँ तक? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2. इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड. ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चन लिया है, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले आपको मैं बेसिक से, जब चीज़ें आप आगे बढ़ जाओ उसके बाद थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे. इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स है? क्या पार्ट 2 में है, 3rd में है, 5th में है, या 4th में है? करो जल्दी से इसको मार्क. तो ये आंसर है इसका, पार्ट 3rd ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ. और यूएसए से हमने इसको बारो किया है, और यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं. और ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है. क्लियर? और ये जस्टिसेबल है. ठीक है यहाँ तक? चलिए, पार्ट 3rd ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम. अभी मैंने पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया तो उसमें मैंने ये चीज़ बोला, ये जो नीचे आर्टिकल्स दिए हैं इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स डील करता है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है. चलिए देख लेते हैं. आर्टिकल 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के साथ डील करता है, ठीक. आर्टिकल 32 हमारे साथ डील करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. आर्टिकल 29 तो 30 जो है डील करता है माइनॉरिटी राइट्स, कल्चरल राइट्स जिनमें उनके आते हैं.
आर्टिकल 25 एंड 28 तक डील जो है, 25 से लेकर 28 तक इट डील्स विद द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। क्लियर? ये मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं प्रीवियस लेक्चर में। 25 आर्टिकल में क्या है, 26 में क्या है, 27 में क्या है, 28 में क्या है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? कहिए, 15 है, 17 है, 18 है, 14 है, 14 है। ये भी मैंने डिटेल में पढ़ाया। सारे आर्टिकल जो है फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 ये मैंने पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ाए हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखे हैं तो जो प्रीवियस लेक्चर से इसके प्लेलिस्ट में जाके उनको पहले देख लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशस अनटचेबिलिटी? कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी के साथ डील करता है? दैट इज आर्टिकल 70। क्लियर? चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन a writ petition can be filed in the Supreme Court? कहिए, जब मैंने आर्टिकल 32 पढ़ाया था, मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी इसमें। क्लियर? मैंने ये भी कहा था ये डील करता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के साथ। मैंने ये भी कहा था ये खुद एक फंडामेंटल राइट है। मैंने ये भी कहा था कि जब भी ये फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, मतलब ये इन द कोर्ट ऑफ लॉ इनको जस्टिसेबल बना सकते हैं। अगर एग्रीवेड पर्सन कोई होगा, विक्टिम होगा कोई जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ होगा, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट भी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, किस आर्टिकल के तहत हम डायरेक्टली जा सकते हैं, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट एक रिट पिटीशन वहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर है आर्टिकल 32। ठीक? और 26 डील करता है रिलीजियस राइट के साथ। ठीक? और यहाँ पे है 226, यहाँ पे भी रिट पिटीशन जो है, यहाँ पे अगर हम हाई कोर्ट जाएंगे फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो वो अंडर आर्टिकल 226 होगा। ठीक? ये मैंने डिटेल में पढ़ाया है ऑलरेडी आपको जब हमने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ पढ़ा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, विच फंडामेंटल राइट हैज़ बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 86 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002? याद करो, जब मैंने आर्टिकल 21 पढ़ाया था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है पूरी डिटेल में पढ़ाया था मैंने। राइट टू प्राइवेसी भी इसमें मैंने आपको बोला था। राइट टू बी फॉरगटन वो भी मैंने आपको बोला। पुट्टुस्वामी केस मैंने वो भी वहाँ पे डिस्कस किया था। और इस आर्टिकल 21 के बाद मैंने पढ़ाया था आर्टिकल 21A, और मैंने कहा था ये डील करता है किसके साथ? एजुकेशन के रिलेटेड। क्लियर? और ये 2002 में ये अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, उससे ऐड हुई थी 21A, उससे एक फंडामेंटल राइट ऐड हुआ था। और ये डील करता है किसके साथ? एजुकेशन के साथ। तो इसका आंसर क्या है? एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट? अब हिंट है आपके लिए यहाँ पे कि ये माइनॉरिटीज़ के साथ डील करता है, इसमें माइनॉरिटीज़ का डिस्कशन है। अब आंसर को देख लीजिए और इन चीज़ों पे, ये जो यहाँ पे मैंने आर्टिकल लिखे हैं तो इन पे पहले अच्छे से देख लीजिए। ठीक? तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आएगा दैट इज 29 एंड 30, क्योंकि कल्चर एंड एजुकेशनल राइट है ना, इसी के साथ डील करता है, जहाँ पे हम माइनॉरिटीज़ डिस्कस करते हैं। ठीक? चलिए, बाकी ये जो है 28 तो डील करता है रिलीजियस राइट के साथ, 27 भी डील रिलीजियस राइट के साथ, 25 भी डील करता है रिलीजियस के साथ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टर्म एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, किस आर्टिकल को कहा गया और किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर ने। आर्टिकल 32 नहीं है, फिर 21 है? नहीं। 28, 21 नहीं है,
यह है 32। आर्टिकल 32 जिसका सब्जेक्ट मैटर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो रिट्स की बात करता है, ठीक। तो बी आर अम्बेडकर ने इसी आर्टिकल को कहा था ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों कहा था? इसी वजह से कहा था कि ये आर्टिकल हमें कहता है कि आपके राइट्स अगर वायलेट होंगे तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और अपने राइट्स को रेस्टोर करा सकते हो बाय मीन्स ऑफ रिट, जो हमने रिट्स 5 पढ़ी। उसके बाद है लास्ट वन, विच फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये तो हमने अभी पढ़ा, यह है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक, तो यहाँ पे इसके आंसर्स है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये कंप्लीट हुआ। अब इस पे MCQs हम करेंगे, ठीक। और हो सका तो मैं डाउट क्लियरिंग लेक्चर भी इस पे लाऊंगा एक, ठीक। फ़िलहाल हम, क्योंकि पहले हमें क्या करना है, पहले हम जो ये सिलेबस है ये हम ख़त्म करेंगे विद इन डेज़, ठीक। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स, इसके बाद अब आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर DPSPs, ठीक। फिर पार्लियामेंट हम कवर करेंगे। इसी तरीके से हम बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।